नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडक्शन मोटर का लेक्चर 2। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेक्चर 1 को भी वो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 में इंडक्शन मोटर के बेसिक्स पार्ट्स के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को मैंने वहाँ पर बताया है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लेक्चर 1 को भी देखिए। ठीक है, उसके बाद लेक्चर 2 को देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं लेक्चर 3, 4 तक लेकर आऊँगा। लगभग मैं 4 लेक्चर में मैं पूरा इंडक्शन मोटर में कवर करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि इंडक्शन मोटर के लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे आज पावर फैक्टर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम में एयर गैप बढ़ने से पावर फैक्टर घट जाता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कि देखिए पावर फैक्टर होता क्या है कि कभी भी हम किसी भी मशीन का पावर फैक्टर हमें अच्छा रखना है। ठीक है, पावर फैक्टर अच्छा रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, मशीन की एफिशिएंसी अच्छी होगी। ठीक है, और जो भी हम पावर फैक्टर बढ़ने से हमारा इंस्ट्रूमेंट की कास्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर में हम लोग का वहाँ पे देखिए इंडक्शन मोटर हमने यहाँ बनाया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये इंडक्शन मोटर का हमने यहाँ पे बना दिया है डायग्राम। ठीक है, ये 4 पोल की मशीन है और 50-60 फ्रीक्वेंसी मान ली 3000 आरपीएम पे हमारी ये मोटर जो है घूम रही है। जो भी है हमने यहाँ पे इसे नॉर्मली से दिखा दिया है। अब एक मुझे बात बताइए, ये जो पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक बात याद रखिए कि हम लोग ये जो बात कर रहे हैं पावर फैक्टर की, ये हम लोग रोटर पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि रोटर पावर फैक्टर जब हमारा, देखिए इसमें केसेस मैंने बनाए हैं। केसेस फर्स्ट में हमने क्या लिखा है कि केस फर्स्ट एट नो लोड कंडीशन, मतलब जो रोटर का पावर फैक्टर होगा वो नो लोड पे क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग समझने वाले हैं कि नो लोड पे कोई मशीन है। नो लोड पे मतलब हम कोई भी उससे काम नहीं ले रहे हैं। नो लोड मशीन कहने का मतलब ये कि मशीन से हम कोई भी काम नहीं ले रहे हैं, मतलब ठीक है। तो उस समय हमारी जो रोटर की पावर फैक्टर होगी वो क्या होगी, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब बताइए पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, cos फाई बराबर R2/Z2S। ठीक है, रोटर का पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, cos फाई 2 बराबर R2/Z2X। तो फिर से यहाँ क्या मिलेगा, cos फाई 2 बराबर R2/R2 प्लस JX2। इसको और तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे हम लोग इम्पीडेंस को लिखेंगे, क्योंकि ऐसी में इम्पीडेंस को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप, ठीक है, एक बात बताओ, मशीन मान लो नो लोड पे है, मतलब मशीन पे कोई भी लोड नहीं है। ठीक है, मशीन से हम लोग काम ले रहे हैं। तो जब मशीन पे हम भाई कोई लोड नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मशीन हमारी बहुत तेज़ चल रही होगी। लगभग हम ये बोल सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, नीचे ध्यान से पढ़िएगा, मैं समझा दे रहा हूँ क्या होता है। अब मान के चलिए यहाँ पे कि मशीन पे कोई भी लोड नहीं है। मशीन पे कोई भी लोड नहीं है मतलब मशीन से हम कोई भी काम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो एनआर होगा वो लगभग एनएस के पास होगा। जो एनआर होगा ना वो लगभग क्या होगा, हमारा एनएस के पास होगा। ठीक है, मतलब रोटर और स्टेटर के बीच में जो अंतर आ रहा है स्पीड का वो बहुत ही कम है। मतलब स्लिप स्पीड कुल मिला कम है, तो मतलब स्लिप हमारी क्या है, कम है। क्योंकि रोटर की स्पीड ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है कि रोटर की स्पीड हमारी यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ओवरऑल हमारी NS माइनस NR जो है वो कम हो जा रही है, जिससे हमारी स्लिप क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, तो जब हमारी स्लिप कम हो जाएगी, जब हमारी स्लिप कम हो जाएगी तो मुझे एक बात बताइए, आप जब यहाँ देखोगे कास फाई के जब फार्मूले में आप जाओगे, ठीक है, तो कास फाई के जैसे आप फार्मूले में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे बताओ। यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी स्लिप क्या हो जा रही है, बहुत कम। ठीक है, क्योंकि मशीन पे कोई लोड है ही नहीं। और मशीन पे जब लोड नहीं है तो जो हमारी एनआर और एनएस का अंतर बहुत कम आ रहा है, मतलब ओवरऑल हमारी स्लिप घट जा रही है। जब हमारी स्लिप घट जा रही है ना तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा कि इंडक्शन मोटर के रोटर का जो पावर फैक्टर है वो नो लोड पे बेटर होता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बता दिया कैसे क्या होता है। ठीक है ना, यानी कि मशीन पे जब कोई भी लोड ना हो, ठीक है, तो एनआर जो होता है एनएस के लगभग बराबर होता है, इन दोनों के बीच अंतर कम होता है, जिससे हमारा स्लिप घट जाता है। स्लिप घटने से हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, इंप्रूव होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नो लोड पर रोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो बेटर होता है। ठीक है, एक चीज़ हम लोग देख लिए एग्जाम में, मान लीजिए आपसे पूछ दे कि नो लोड पर इंडक्शन मोटर का रोटर का पावर फैक्टर क्या होगा, तो क्या मारेंगे आप, बेटर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एट नो लोड, सबसे ऊपर आप ध्यान देखिए ब्लैक से कि एट नो लोड, यहाँ पे एट नो लोड
द पावर फैक्टर ऑफ द रोटर इज़ बेटर, यानी रोटर का जो पावर फैक्टर होता है बेस्ट होता है। केस 2 की हम लोग बात करेंगे। केस 2 में क्या है कि अब हम लोग मशीन को लोड, मतलब मशीन से अब हम लोग काम ले रहे हैं। तो मशीन से काम लेने का मतलब क्या है कि रोटर पे दबाव पड़ा। रोटर पे दबाव पड़ा मतलब उसकी क्या हुई कि रोटर की जो स्पीड पहले थी सिंक्रोनस स्पीड के करीब, तो लोड हम बढ़ाएं तो वहाँ पे क्या हो गई, कुछ ना कुछ स्पीड हमारी अब क्या हो गई, कम हो गई। तो रोटर की स्पीड कम हो गई, ठीक है। तो अब क्या है कि एन एस और एन आर में जो अंतर आ रहा है ना, वो कुछ ज़्यादा आएगा, पहले के रिस्पेक्ट में आएगा ना। मतलब हमारा स्लिप का मान ओवरऑल क्या होगा, बढ़ जा रहा है। अब देखिए फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, जब हमारा स्लिप का मान यहाँ बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे अब स्लिप का मान बढ़ेगा तो जायज़ सी बात है हमारा पावर फैक्टर का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो 8 लोडेड, देखिए यहाँ पे लिखा रहा है 8 लोडेड, तो यहाँ पे दिखा रहा होगा यहाँ पे 8 लोडेड, द पावर फैक्टर ऑफ द रोटर इज़ बिकम पुअर। मतलब अगर लोड पे हम बात करेंगे तो लोड पे जो इंडक्शन मोटर का रोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो पुअर होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि एन एस माइनस एन आर के बीच का जो अंतर होता है वो बढ़ जाता है। जब अंतर बढ़ जाएगा ना तो हमारा स्लिप बढ़ जाएगा, स्लिप बढ़ने से हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, मतलब आप समझ गए होंगे, कोई रटना नहीं है इसमें कि हम लोग क्यों रटेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली आपको कास फाई आर बाई जेड से देखना है, वहाँ पे स्लिप का मान आपको बस पता कर लेना है कि नो लोड पे ज़्यादा होगा कि फुल लोड पे ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है नो लोड पे हमारा स्लिप कम होगा, और नो लोड पे स्लिप कम होगा तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, और लोड बढ़ाएंगे तो हमारा स्लिप ज़्यादा होगा, और स्लिप जब ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी कि इंडक्शन मोटर के रोटर का पावर फैक्टर नो लोड पे अच्छा होता है लोडेड की तुलना में, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे स्टेटर पावर फैक्टर, ठीक है। स्टेटर पावर फैक्टर, देखिए यहाँ पे फेज़र डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि स्टेटर पावर फैक्टर के बारे में हम लोग फेज़र डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो हमने रोटर के बारे में पढ़ लिया कि इंडक्शन मोटर के रोटर का पावर फैक्टर क्या होगा, लोड पे क्या होगा, नो लोड पे क्या होगा, हमने दोनों केसेस में देख लिया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए इंडक्शन मोटर का मैंने नो लोड करंट यहाँ दिखाया, I0 का मान दिखाया, ध्यान देखिए। इंडक्शन मोटर का जो नो लोड करंट का मान होता है 25 से 40% होता है। दूसरी चीज़ इसमें ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्रांसफार्मर का तो जो नो लोड करंट होता है वो 2 से 5% होता है। अब देखिए इंडक्शन मोटर का नो लोड करंट का मान 25 से 40%, पता है क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें एयर गैप मौजूद होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एयर गैप होने से क्या होता है ना कि हमारी करंट को मैग्नेटाइज हो, मतलब वहाँ पे करंट मैग्नेटाइज होती है, ठीक है, और जिससे हमारा जो नो लोड करंट का मान होता है ना वो बढ़ जाता है एयर गैप के कारण, ठीक है। तो मेनली देखिए अगर हम एक बात कहें कि इंडक्शन मोटर जो होता है उसके नो लोड करंट का मान ज़्यादा क्यों होता है, तो सिर्फ एक उसका एक ही रीज़न है कि उसका जो उसके बीच में स्टेटर रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है ना वो मौजूद होने के कारण क्या होता है कि इसमें नो लोड करंट जो होती है वो ज़्यादा होती है ट्रांसफार्मर की तुलना। ट्रांसफार्मर में एक स्टैटिक डिवाइस, उसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, और उसमें एयर गैप बहुत मतलब निग्लिजिबल होता है, तो इसलिए उसमें नो लोड करंट का मान क्या होता है, कम होता है। अब पावर फैक्टर की हम लोग बात करते हैं कि स्टेटर की पावर फैक्टर क्या होती है, लोड पे ना लोड पे, ठीक है। तो हमने एक ही पास हम लोग देखना है कि एट नो लोड एंड लोड, ठीक है, बस एक ही ग्राफ से क्लियर हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ जब ग्राफ खींचेंगे ना दोस्तों, तो मान लीजिए कि जो नो लोड करंट है यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से I0, यहाँ पे जो नो लोड करंट है I0, ठीक है। ये I0 क्या है, मान लीजिए हमारी यहाँ पे जो E1 और E2, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट फेज में रहते हैं। ट्रांसफार्मर के जैसे नो लोड का डायग्राम होता है ना, मैं वहाँ पे खींचूंगा तो बता दूंगा, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं, तो हमने E2 को E1 को दोनों को सेम में दिखा दिया, सेम लाइन में, जबकि दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। इसलिए ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे ये डॉट 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 जो लाल वाला खींचे डॉट डॉट दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि ये जो वोल्टेज है और यहाँ जो नो लोड करंट है ये वाली, ये दोनों देख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों के बीच में मान लीजिए 5 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। अब लोड बढ़ा इंडक्शन मोटर पे, मान लीजिए हमारा लोड बढ़ा, तो लोड बढ़ने से क्या हुई, करंट हमारी शिफ्ट हुई, करंट हमारी शिफ्ट हुई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ चली गई करंट हमारी शिफ्ट हो गई यहाँ, तो अब क्या हुआ कि एंगल हमारा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम कह दें कि नो लोड पे एंगल मान लीजिए 5-0 है, ठीक है, तो लोड पे हमारा क्या है 5 डैश, यानी कि हम यही तो कह सकते हैं कि 5 डैश,
यानी कि जाहिर सी बात है कि नो लोड वाला जो एंगल होगा वो लोड के एंगल से ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा कि फाई जीरो का मान ज़्यादा एरिया में ले रहा है, मतलब ज़्यादा एरिया हो रहा है ना ये वाला। ठीक है, ये वाला कम एरिया है, तो मतलब जाहिर सी बात है फाई जीरो का मान हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। नो लोड जो पावर फैक्टर, तो कहने का मतलब ये है कि नो लोड पे इंडक्शन मोटर के स्टेटर जो होता है उसका जो एंगल होता है ना, वोल्टेज एवं करंट के बीच में जो एंगल होता है वो ज़्यादा होता है। जब लोड बढ़ाते हैं तो वोल्टेज एवं जो करंट होती है, नो लोड करंट होती है, ये जो नो लोड करंट है और ये जो वोल्टेज हमारी है ना, इनके बीच में क्या होता है कि एंगल हमारा घट जाता है। और कास फाई के लिए अगर हम एंगल घटाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो कहने का सिर्फ यहाँ पे यही मतलब है कि जस्ट ये रोटर के अपोजिट में इसका पावर फैक्टर होता है। और रोटर में क्या होता है कि रोटर का तो नो लोड का पावर फैक्टर अच्छा होता है, लेकिन स्टेटर का नो लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, ख़राब होता है। ठीक है, स्टेटर का नो लोड का पावर फैक्टर ख़राब होता है, क्योंकि नो लोड पे हमारा एंगल जो मिलता है वोल्टेज एवं नो लोड करंट के बीच में वो ज़्यादा मिलता है। और जब एंगल ज़्यादा मिलेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, हमारा ख़राब होगा। अब देखिए रोटर का क्या होता है, रोटर पे लोड बढ़ाते हैं तो हम लोग पावर फैक्टर क्या होता है, घट जाता है। लेकिन स्टेटर पे क्या होता है कि अगर हम पावर फैक्टर बढ़ाते हैं तो वोल्टेज एवं करंट के बीच में क्या होता है, जो शिफ्ट होता है ना एक दूसरे के पास में, तो वहाँ से हमारा एंगल घट जाता है। तो कास फाई का एंगल घटने से क्या होता है कि हमारा ओवरऑल कॉस फाई जो होता है, मतलब पावर फैक्टर हमारा बढ़ जाता है। यानी कि स्टेटर का लोड बढ़ाने पे पावर फैक्टर क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पावर ग्रिड में या बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछ चुका है फिलहाल में कि स्टेटर का नो लोड का पावर फैक्टर कितना होता है और लोड का पावर फैक्टर कितना होता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन पूछने के दो तरीके। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देके पूछे कि इंडक्शन मोटर के रोटर का नो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, लोड का पावर फैक्टर क्या होगा रोटर का, तो ये अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन इंडक्शन मोटर में ना स्टेटर कहा गया है ना रोटर कहा गया है, तो आप क्या करोगे कि आपको जो आंसर टिक करना है दोस्तों, अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव भी लगाते हो तो आपको स्टेटर वाले पावर फैक्टर पे ही आंसर लगाना है। ठीक है, तो देखिए यानी कि हम लोग क्या डिस्कस किए हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग वही तो डिस्कस किए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं हमने कि जो नो लोड का एंगल है वो ज़्यादा है किससे, लोड वाले एंगल से, यानी पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, नो लोड वाला पावर फैक्टर कम होगा किससे, लोड वाले पावर फैक्टर से। ठीक, निष्कर्ष आ गया। मतलब इंडक्शन मोटर का नो लोड का पावर फैक्टर ख़राब होता है जबकि लोड का पावर फैक्टर अच्छा होता है। यानी इंडक्शन मोटर पे अगर हम लोड बढ़ाएंगे नो लोड से फुल लोड तक तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्टेटर का नो लोड का पावर फैक्टर 0.15 से 0.2 यानी ख़राब होता है। इंडक्शन मोटर का नो लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, हमारा ख़राब होता है नो लोड पे 0.2। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, लैगिंग एग्जाम में पूछ चुका है। जबकि स्टेटर का लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, तो लोड बढ़ाने पे इसका पावर फैक्टर होगा 0.75 टू 0.85। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, PGCL WR2 में क्वेश्चन पूछ चुका था। यहाँ से क्वेश्चन यही आया था PGCL WR2 में कि इंडक्शन मोटर के रोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, अरे इंडक्शन मोटर का नो लोड का पावर फैक्टर क्या होता है और लोड का पावर फैक्टर क्या होता है। तो याद रखिएगा, इंडक्शन मोटर का नो लोड का पावर फैक्टर 0.2 लैगिंग होता है, जबकि लोड बढ़ने से क्या होता है, पावर फैक्टर इंप्रूव होकर 0.75 से 0.85 के बीच मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडक्शन मोटर पे हम लोड बढ़ाते जाएं, कहने का मतलब ये भाई कि इंडक्शन मोटर का लोड का पावर फैक्टर अच्छा है, मतलब ये भी तो मतलब नहीं है कि इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगातार हम लोड बढ़ाते जाएं। देखिए अगर हम लोड बहुत बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ नोट में लिखा है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि अगर मान लीजिए आप लोड खूब बढ़ाते जाएं, तब तो एक लड़का यही कहा कि भाई तब तो आप लोड खूब बढ़ाते जाइए, पावर फैक्टर हमारा जब इम्प्रूव ही हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक कंडीशन आ जाती है, मोटर हमारी जब ओवरलोडेड हो जाती है ना, तो वहाँ पे पावर फैक्टर हमारा फिर घटने लगा। देखिए यहाँ पे घटना का हम लोग शॉर्ट में लिखा है। मान लीजिए आपने खूब अब लोड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इस चक्कर में कि हम लोड बढ़ाने पे हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है। मान लो आप खूब लोड बढ़ा रहे हो, तो लोड बढ़ाने से हमारा क्या होता है, लोड बढ़ने का मतलब ये है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस का कम होना। लोड बढ़ने का मतलब ये कि पैरेलल में रेजिस्टेंस का जुड़ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ने का मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा क्या होना, कम होना। तो जब ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारी करंट क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे हमारा फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारा इंडक्टेंस बढ़ेगा। इंडक्टेंस बढ़ने से हमारा क्या होगा, तो ओवरऑल जेड बढ़ेगा। जब ओवरऑल इम्पीडेंस बढ़ेगा तो कास फाइव बराबर R/Z। तो जब जेड का मान बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि एक और निष्कर्ष हमारा यहाँ से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आया है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला। देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा है नोट में, नोट यहाँ ध्यान देखिए, मैंने लिखा है नोट में कि द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोडेड
इज़ इम्प्रूव्ड, मतलब इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर नो लोड से फुल लोड तक इम्प्रूव्ड होता है। बट द बियॉन्ड फुल लोड, लेकिन फुल लोड के बाद इफ़ द इंडक्शन मोटर इज़ ओवरलोडेड, अगर इंडक्शन मोटर को हम ओवरलोडेड कर देंगे देन द पावर फैक्टर विल बी अगेन डिक्रीज, यानी पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से डिक्रीज हो जाने लगेगा। कहानी तो आपको बताएं, लोड बढ़ाएंगे तो पहले रेजिस्टेंस जुड़ेगा, पहले रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो करंट का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, करंट का मान बढ़ेगा। तो जब करंट का मान बढ़ेगा तो हमारा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स हमारे इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस से हमारा ओवरऑल जेड बढ़ेगा, जब ओवरऑल जेड बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर में नो लोड से फुल लोड तक इम्प्रूव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड उसको करते जाएँ। ठीक है ना, उसकी भी क्या है, एक लिमिटेशन है। आगे हम लोग बात करते हैं टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डायग्राम बना है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखिए डायरेक्ट इस पे आते हैं। क्या है कि टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर में हम लोग यहाँ पे कुछ देखिए, इसमें जो E2S दिखाया गया है रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इसमें जो I2S दिखाया गया है रोटर करंट एट रनिंग कंडीशन, इसमें R2 रोटर रजिस्टेंस, X2S क्या है रोटर रिएक्टेंस, Z2S क्या है हमारा रोटर इम्पीडेंस। ठीक है, रनिंग कंडीशन में है, क्योंकि इसमें X2S Z2S लगा है, मतलब स्लिप के साथ इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए स्टार्टिंग टार्क को तो मैं पूरा फार्मूला ड्राइव नहीं किया हूँ, लेकिन आपको इसमें जो दिख रहा है ना स्टार्टिंग टार्क, ये आप रट लीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए कि स्टार्टिंग टार्क का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि स्टार्टिंग टार्क किस पे डिपेंड करता है, किसके अनुक्रमणपाती व्युत्क्रमणपाती होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना यार। तो देखिए स्टार्टिंग टार्क हमारा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, फार्मूला बस याद रखिए, आप सब निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग टार्क बराबर क्या हो जाएगा हमारा, TST बराबर K/SE2 0² अपॉन R2 प्लस SX2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आप पूरा अच्छे से याद रखिएगा। अब मान लीजिए इसमें केस हम लोग फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट में हमारा लिखा है कि एट स्टार्टिंग या स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टार्टिंग या स्टैंड स्टिल कंडीशन में हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पावर फैक्टर। तो अब मुझे बताइए स्टार्टिंग या स्टैंड स्टिल में क्या होता है हमारा है कि हमने स्टार्टिंग में, मेरा आप लेक्चर 1 देखेंगे तो पता होगा, हमने बताया था कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारी जो NR होती है ना वो क्या होगी, हमारी 0 होगी। जब NR 0 होगी हमारी, तो हम लोग S का फार्मूला क्या बताएं, S बराबर NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, हमने पर यूनिट स्लिप का फार्मूला बताया। तो वहाँ से जब स्लिप निकालोगे तो हमने खुद बताया कि स्टार्टिंग में स्लिप का मान 1 होता है, रोटर की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो जब इसी फार्मूले में जो S का मान 1 है, आप इस फार्मूले में यहाँ रखोगे S का मान 1, तो आपको T स्टार्टिंग क्या मिलेगा, स्टार्टिंग टार्क बराबर मिलेगा K/SE2 0² R2 अपन R2 प्लस SX2²। ठीक है ना, इसमें S का मान आप 1 रख दीजिए। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग टार्क का वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये हमारा S का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर S बराबर 1 रखोगे आप यहाँ पे तो S हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि T स्टार्टिंग बराबर क्या मिलेगा, स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा T स्टार्टिंग मिलेगा K, ठीक है, E2² R2, क्योंकि हमने S को तो हटा दिए, S बराबर 1 हो गया है, और फिर से यहाँ क्या हो जाएगा R2 प्लस SX2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा स्टार्टिंग टार्क क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए सिंक्रोनस मोटर्स, जनरली देखिए इंडक्शन मोटर को हम लोग एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं, क्योंकि स्पीड सिंक्रोनस, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है सिंक्रोनस मोटर से कम होती है, इसलिए इसको एसिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा चीज़ क्या है, केस टू मान लीजिए कि हमारी मोटर जो है इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे, अगर हम अगर इसकी टार्क को हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, तो सिंक्रोनस स्पीड पे क्या हमारा टार्क होगा, NS बराबर NR होता है हमारा। सिंक्रोनस स्पीड कहने का मतलब है कि जो हमारी रोटर की स्पीड है ना स्टेटर की स्पीड के बराबर हो गई है। NS बराबर NR हो गया, यानी स्लिप का मान हमारा क्या हो गया, 0। जब स्लिप का मान आप यहाँ पे 0 रखोगे इस फार्मूले में अगर आप स्लिप का मान 0 रखोगे तो पूरा हमारा टार्क क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग टार्क 0 बन जाएगा। तो पूछता है कि इंडक्शन मोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड से अगर हम चला दें तो इसमें स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसमें EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें रोटर करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको स्टार्टिंग टार्क का फार्मूला पता है, देख रहे हैं ना, वहाँ से इतनी चीज़ें आ गई हैं।
और देखिएगा स्टार्टिंग टार्क से रिलेट करके हम लोग पूरा स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर का, ठीक है ना। आपको बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क, ठीक है। मैं इसमें प्रूफ नहीं कराया हूँ। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है कि इंडक्शन मोटर का जब टार्क मैक्सिमम होता है तो उस समय रोटर रजिस्टेंस का मान क्या होता है। तो उस समय जो रोटर रजिस्टेंस का मान होता है वो स्लिप रिएक्टेंस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द रोटर रिएक्टेंस देन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। यदि हमारा रोटर रिएक्टेंस के बराबर है तो उस समय हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि R2 बराबर SX2 याद रखिएगा। अब मैक्सिमम टॉर्क हमारा क्या आता है, मैक्सिमम टॉर्क हमारा आता है T मैक्स बराबर 1/2 KE2² अपन X2 0, ठीक है। या E2 हमारा पर फेज़ एक तरीके का वोल्टेज ही होता है, तो हम टॉर्क की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। 1/2 KV² अपन X2 0, ठीक है। नोट में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम दिस इज़ क्लियर दैट, मतलब इस इक्वेशन को देखने से हमें क्लियर हो रहा है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टार्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। मतलब हमारा जो मैक्सिमम टार्क है इंडक्शन मोटर का, वो मैक्सिमम टार्क जो है, इस इक्वेशन को देखने से हमें यही पता चल रहा है कि इंडक्शन मोटर का जो मैक्सिमम टार्क होता है वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी बन के आती है कि जब इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टार्क रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है तो आखिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम रोटर रेजिस्टेंस को रोटर रिएक्टेंस के बराबर किए मैक्सिमम टार्क अचीव करने के लिए, ठीक है। उसका हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे। आगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला लो स्लिप रीजन, दूसरा मीडियम स्लिप रीजन और तीसरा हाई स्लिप रीजन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लो स्लिप रीजन कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। लो स्लिप रीजन कहने का मतलब कि हमारी स्लिप की मान बहुत कम है। अब यहाँ पे एक ग्राफ समझेंगे हम लोग कि ये ग्राफ कैसे बना है, ठीक है ना। ये ग्राफ कैसे बना हम लोग यही समझेंगे और कुछ नहीं है। लो स्लिप रीजन कहने का मतलब कि हम लोग लो स्लिप रीजन में देखेंगे हम लोग टार्क कैसे क्या होता है। अब क्या है, मान लीजिए लो स्लिप रीजन कहने का मतलब है कि मैक्सिमम टार्क हम लोग देख रहे हैं, तो R2 बराबर SX2 हमने माना है कि लो स्लिप रीजन में हम लोग देख रहे हैं ग्राफ को। तो लो स्लिप रीजन मतलब हमारा क्या हुआ, S2 खुद ही बहुत कम है, तो मतलब SX2 को हम लोग 0 कर सकते हैं। SX2 को 0 कहने का मतलब ये कि SX2 का मान हमारा R2 की तुलना में बहुत छोटा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि लो स्लिप रीजन के समय में क्या होता है, तो रोटर रिएक्टेंस का जो मान होता है रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये JB गुप्ता का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि जब लो स्लिप रीजन में हमारी मोटर होती है तो उस समय क्या होता है, तो उस समय हमारी जो रोटर की रिएक्टेंस होती है ना, वो रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, तो इस पॉइंट को SX2 हमारा क्या कर लेंगे, हम लोग निगलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा स्टार्टिंग टार्क ये होता है K × SE2² R2 अपन R2² प्लस ये हमारा होता है फार्मूला। अब इसमें हम SX2 को कर लिए निगलेक्ट, क्योंकि हमारा स्लिप बहुत कम है, तो SX2 को हम लोग कर लिए निगलेक्ट। तो हमारा एक फार्मूला यहाँ से निकलेगा, तो हमारा एक रिलेशन यहाँ पे निकल के आएगा। जानते हैं रिलेशन क्या निकल के आएगा, रिलेशन देखिए, रिलेशन हमारा ये निकल के आएगा, देखो रिलेशन हमारा निकल के आएगा T बराबर KSE2² अपन R2²। यहाँ पे क्या है कि K कांस्टेंट है, R2 कांस्टेंट है, क्योंकि रोटर का रेजिस्टेंस रहेगा, रोटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो भी फिक्स रहेगा, बदलने वाला नहीं है। मतलब हमारा क्या बदला, हमारा बदल रहा है बस इसमें स्लिप टार्क। तो इसमें क्या होगा, एक हम रिलेशन मिल के आएगा, टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। मतलब जो टार्क होगा वो स्लिप के अनुपाती होगा, यानी स्लिप बढ़ाएंगे तो टार्क बढ़ेगा, स्लिप घटाएंगे तो टार्क घटेगा। यानी कि इसका जब ग्राफ खींचोगे आप तो क्या होगा, हमारा लीनियर होगा ना भाई। कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका ग्राफ अगर खींचोगे तो यही तो मिलेगा T और S में। तो देखिए यही चीज़ ग्राफ को हमने यहाँ दिखाया, यहाँ ध्यान से देखिएगा ये वाली चीज़। ये क्या है, हमारी लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन में क्या हो रही है, हमारी टार्क कैसे जा रही है, यहाँ ध्यान देखिएगा, जा रही है ना। यानी कह रहे हैं हम लोग T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, ठीक है। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि लो स्लिप रीजन में हमारा जो रोटर का रिएक्टेंस होता है रोटर रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत कम होता है। ये JB गुप्ता का क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है, ठीक है। आगे
केस नंबर सेकेंड में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केस नंबर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ समझ में आ गया ना कि ये ग्राफ हमारा कहाँ से आया है। केस नंबर सेकेंड देखते हैं कि अब ये ग्राफ का आधा पार्ट क्लियर हम लोग कर लिए। मैक्सिमम टार्क हमने ऊपर यहाँ दिखाई दिया, ये मैक्सिमम टार्क को हम लोगों ने यहाँ दिखाया है, ये दिख रहा होगा आपको मैक्सिमम टार्क, ठीक है। तो चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीडियम स्लीप रीजन, ठीक है। मीडियम स्लीप रीजन में क्या, देखिए ध्यान से, टी बराबर एस ई टू स्क्वायर आर टू अपन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल एफ स्क्वायर, ऐसे है हमारा टी स्टार्टिंग टार्क हमारा आता है। इसमें क्या है कि आर टू का मान बहुत छोटा हो जाता है। अब क्या होता है कि आर टू का मान बहुत छोटा हो जाता है एस एक्स टू की तुलना में। मतलब हम आर टू को क्या करेंगे, निगलेक्ट, देखिए हमने यहाँ पे निगलेक्ट किया है आर टू को। मतलब अब हमारा जो टार्क मिलेगा टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कहने का मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, कोई चीज़ इनवर्सली में है तो इसका ग्राफ मिलेगा हमें ऐसे मिलेगा। तो अब इसी ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं ना उसी पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसी पे हम लोग अटैच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे इसी ग्राफ को हमने क्या किया, यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। हमने अटैच कर दिया तो ये क्या है हमारा है मीडियम स्लीप रीजन का, टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, ठीक है ना। ये मीडियम स्लीप रीजन हमारा ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। बाकी जो हमारा ऊपर में दिख रहा है ये मैक्सिमम टार्क का एरिया है, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ दोस्तों मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए, चलिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नोट पहला, ड्यूरिंग मीडियम स्लीप रीजन और स्टार्टिंग रीजन टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, ठीक है ना। ये यूपीपीसीएल का जो इस साल जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि नो लोड पे टार्क क्या होगा और लोड पे क्या टार्क होगा। तो याद रखिएगा ड्यूरिंग मीडियम स्लीप रीजन में क्या होती है हमारी, टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। ड्यूरिंग वर्किंग रीजन या लो स्लीप रीजन में टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए लो स्लीप रीजन, मीडियम स्लीप रीजन कुछ नहीं दिया है, बस आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड देन प्रीफर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में आपको ना नो लोड, ना फुल लोड, ना मीडियम रीजन, ना लो स्लीप रीजन, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, तो आपको जो हमारा कहेंगे इंडक्शन मोटर का टार्क क्या होता है, तो इंडक्शन मोटर का जो टार्क होता है वो स्लिप के अनुपाती ही होता है। यानी कि स्लिप बढ़ाएंगे तो टार्क बढ़ेगा, स्लिप घटाएंगे तो हमारा टार्क क्या होगा, घटेगा, ठीक है। रिमार्क में हमने देखिए यहाँ पे लिख रखा है, रिमार्क जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने क्या कहा था कि इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टार्क टी मैक्सिमम R2 पर डिपेंड नहीं करता है, फिर भी हम R2 को SX2 क्यों करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं कि भाई मान लीजिए इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टार्क जो होता है रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम रोटर रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस के बराबर करते हैं, ठीक है। ऐसा करने का फ़ायदा क्या है, देखिए ऐसा करने का, देखिए आपको डिटेल आपको ये मिल जाएगा पूरा, ठीक है ना। कोई ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें कि जब मैक्सिमम टार्क में R2 आ ही नहीं रहा तो हम R2 को SX2 के बराबर क्यों कर रहे हैं। देखिए इसका यही फ़ायदा है। यहाँ देखिए R2 को हमने SX2 के बराबर लिखा है मैक्सिमम टार्क के केस में। अब यहाँ से S1 का मान निकालिए, इसी क्वेश्चन से S1 का मान निकालिए, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा R1/X1, S2 बराबर क्या हो जाएगा R2/X2, S3 बराबर क्या हो जाएगा R3/X3। अगर हम इसी तरह S4 की हम बात कर लें तो हम कह सकते हैं R4/X4 हम कह सकते हैं। अब मान लीजिए, अब यहाँ देख रहे हैं S जो है वो बराबर में है R1/X0 के, फिर यहाँ S2 S3 ऐसे करके, यानी कि हम जैसे जैसे R बढ़ाएंगे ना वैसे हमारा क्या होगा, स्लिप बढ़ेगा। यहाँ भी देखिए हर जगह सिर्फ यही है कि जैसे जैसे हम S बढ़ाएंगे हमारा क्या होगा, S क्या होगा, बढ़ेगा। यानी R हम बढ़ाएंगे तो हमारा S बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारी मोटर की स्पीड यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनस स्पीड पे यहाँ पे चल रही है, ठीक है, और ये हमारी रोटर की स्पीड हमने यहाँ पे दिखाई है, ठीक। स्लिप कम होने का मतलब क्या है, देखिए स्लिप जितना कम होगा तो कहने का मतलब है कि हमारी जो मशीन होगी स्लिप कम होगी तो हमारी जो रोटर की स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड के लगभग नियर अबाउट होगी, मतलब स्लिप हमारा वहाँ पे क्या है, कम है। अब मान लीजिए यहाँ देखिए एक चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे क्या हमने R बढ़ाया है, मतलब R4
इज़ ग्रेटर देन R2 R3 ऐसे किया हमने ना। सबसे बड़ा R4 है, उसके बाद R3, उसके बाद R2। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। दूसरा में क्या है कि जैसे जैसे फिर से S4 S3 मतलब क्या है, अगर हम R1 से R2 गए, R2 से R3 गए, R4 गए, मतलब R1 R2 R3 R4 गए, तो हमारी स्लिप भी क्या हो रही है, वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे जैसे हम R1 बढ़ा रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे हमारी स्लिप भी बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है, स्लिप बढ़ेगी तो हमारा स्पीड क्या होगा, कम होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, स्लिप बढ़ेगी तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्योंकि अभी हम बताएं स्लिप कब बढ़ती है, स्लिप हमारी बढ़ने का मतलब ये है भाई कि रोटर और स्टेटर के बीच में जो अंतर आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। यानी कि रोटर जो है मुकाबला स्टेटर का करता है, लेकिन बहुत कम मुकाबला कर पा रहा है रोटर हमारा स्टेटर का, बहुत पीछे हो जा रहा है। अब उन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो कम हो जा रहा है। यानी स्लिप हमारा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है ना। तो गैप उन दोनों के बीच में बढ़ने से हमारा क्या होता है, स्लिप भी हमारा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। दोनों के बीच में जितना गैप कम हो गया NS माइनस NR में, हमारी स्लिप उतनी क्या होगी, कम होगी। यानी जैसे जैसे हम R1 को बढ़ाते गए, वैसे वैसे हमारी स्लिप बढ़ती गई, और जैसे जैसे स्लिप बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी स्पीड क्या होती गई, कम हो गई। यानी कि एक हम बात कर सकते हैं कि S4 पे हमारी स्पीड जो होगी सबसे कम होगी, क्योंकि वहाँ पे स्लिप S4 पे ज़्यादा है। तो S3 की स्पीड थोड़ी उससे ज़्यादा होगी S4 वाले से। अब S2 स्लिप पर थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी S3 वाले स्लिप से, और S1 स्लिप पे क्या होगी, NR1 स्पीड प्राप्त होगी। ठीक है ना। NR1 मतलब देख रहे हैं सबसे NS के पास कौन पास में, यहाँ ग्राफ में देखिए NS के पास हमारा NR1 है, फिर NS के पास कौन है हमारा, NR2 है, फिर NS के पास कौन हमारा है, NR3 है। ठीक है। तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टार्क की बात क्या हो गई। अब टार्क की बात कर लेते हैं। तो टार्क हमारा सबसे ज़्यादा कब होगा, ठीक है ना। टार्क जो हमारा होगा, टार्क हमारा क्या होगा यहाँ पे कि स्टार्टिंग टार्क हमारा TS4 पे ज़्यादा होगा, TS3 पे थोड़ा सा कम होगा। मतलब टी स्टार्टिंग टार्क मतलब जो हमारी स्लिप, जो हमारी सबसे मैक्सिमम स्लिप होगी, उस पर हमारा टार्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। जितना हम स्लिप बढ़ाएंगे उतना हमारा टार्क क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। यही तो हम लोग पढ़े, जितना हम लोग स्लिप बढ़ाएंगे उतना हमारा टार्क क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि देखिए, भले मैक्सिमम टार्क हमारा रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रोटर रेजिस्टेंस को हम SX2 के बराबर सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम मैक्सिमम टार्क को बहुत लोअर स्पीड पे प्राप्त कर सके। ठीक है ना। बहुत लोअर स्पीड पे हम लोग क्या कर सके, प्राप्त कर सके। देखिए यहाँ पे देखिए, लोअर स्पीड पे प्राप्त करने का मतलब देखिए, यहाँ NR4 जो है, अभी हमने प्रूफ किया कि NR4 की स्पीड सबसे कम है। यानी स्लिप 4 पे, यानी रेजिस्टेंस 4 पे, रोटर रेजिस्टेंस 4 पे, स्लिप 4 पे हमारी स्पीड सबसे कम है। देखिए ये जितना NS से दूर आ रही है, स्पीड हमारी कम होगी ना। मतलब जाहिर सी बात है, NR4 कहीं इधर होगा और इधर होगा, मतलब स्पीड हमारी NR4 वाली और कम है। लेकिन टार्क देखिए ना, यहाँ पे टार्क हमारी क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है। सिर्फ इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, R2 को SX2 का क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है ना। और कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए